अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 3 है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और उसकी 3rd वीडियो है। टॉपिक 4 दमन। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोहियों में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह ये थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में जमा थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका, गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आदि विद्रोह में शामिल थे। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़। बच्चों, यहाँ पे एक मैप दिया गया है। यह विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाए गए हैं। विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को दर्शाया गया है। महत्वपूर्ण केंद्र है विद्रोहियों पर जो है ब्रिटिश हमलों के जो मार्ग, मतलब किस मार्ग से विद्रोहियों पर जो भारतीय है उन पर हमला हुआ है, उसका मतलब जो है मार्ग दिखाया गया है। अब बच्चों देखो, ये लाहौर है, ठीक है, लाहौर हो गया, ये अंबाला है, सहारनपुर, मेरठ। अब जो है ये दिल्ली है। तो लाहौर की तरफ से जो फौज आई है उन्होंने दिल्ली पर अटैक करा है। समझ रहे बच्चों? अब देखो, आप बात करेंगे आगरे की और इधर लखनऊ की, ठीक। अब आप देख रहे हैं दमदम कलकत्ता से फौज आई है,
ठीक है। और ये सीधा जो है इस इलाहाबाद को फतेह करते हुए इधर जो है आगरे गई है वो। इधर लखनऊ भी इसी रास्ते से फौज आई है, फौज लखनऊ गई है। उन्होंने लखनऊ को और कानपुर को मतलब जो है विद्रोहियों के कब्जे से छुटाया है। अब जो है आप देखेंगे, देखो बनारस और आजमगढ़ के भी इसी रास्ते से फौज आई है। और वो देखो जो इधर औरंगाबाद की तरफ से जो फौज आई है उसमें से जो है एक गई है झांसी ग्वालियर की तरफ और एक गई है इधर जबलपुर होते हुए आजमगढ़ बनारस इधर को। तो ये रास्ता जो है दिखाया गया है। ये झांसी है और झांसी से जो है नेक्स्ट अगला शहर ग्वालियर है, इधर अजमेर है, अहमदाबाद, महो, गुजरात, सूरत, औरंगाबाद और बम्बई, कराची। विद्रोह के प्रमुख केंद्र अंग्रेजों की बढ़त। अब बच्चों यहाँ पर दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद फैलिस बिएतो द्वारा लिया गया चित्र 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। देख रहे बच्चों, ये अब बच्चों आप जो है सिकंदराबाद चित्रकार फैलिस बिएतो 1858। यहाँ हमें एक ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग प्लेजर गार्डन के खंडरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। हाथे में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं। अब बच्चों विद्रोहों की छवियां। विद्रोह की छवि किस तरह की थी इस पर हम पढ़ते हैं। इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर दिए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्यवाहियों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। उपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मों, सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन, विभिन्न रिपोर्टों के जरिए हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी उनमें सैनिक विद्रोह द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। जब देख रहे बच्चों, ये फिगर है पूरा। रिलीफ ऑफ लखनऊ, चित्रकार थॉमस जॉन्स बार्कर, 1859।
विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ का घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। समझ रहे बच्चों, कमिश्नर हेनरी लॉरेंस। किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। कौन कौन पहुंचते हैं? जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुटाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बारकर की पेंटिंग कैम्पबेल के आगमन के का जश्न मनाती है। कैनवेस के मध्य में कैम्पबेल, आउट्रम और हैवलॉक इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से पर परछाई है, पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेराबंदी के दौरान हुई मारकाट गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजय तस्वीरों पर तथ्य की ओर जोड़ देती है। जब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है, इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता है कि इन चित्रों से उन्हें यह लगता है कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावना और सोच को तय करती हैं। भारत और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षित प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्ति के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेंटन ने सैनिक विद्रोह को 2 साल बाद इन मेमोरियल स्मृति में बनाई। इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं और वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। इन मेमोरियम चित्रकार जोसेफ नोएल। कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर हैं ये। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोह को हिंसक और बर्बर बताया गया है। हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखा चित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींव सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दिखाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक ऐसे गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबिल है। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में देखो बच्चों, इसमें जो है 5.3 प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्सा और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों व खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए
ब्रिटिश प्रथा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराज्य का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसी ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपकात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है जिसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, जिसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतें बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। देख रहे हो बच्चों, ये इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, देखो, ठीक है। भारतीय औरतें और बच्चे तो कांप रहे हैं, लेकिन ये ईसाई जो है महिला, जो उस टाइम मतलब हुकूमत का वो है, वो एक बहादुरी का प्रतीक के रूप में भारतीय सैनिकों को मारती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस न्याय चित्र इसमें जो है 12 सितंबर 1857 को चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। अब चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। देख रहे हो, बंगाल टाइगर से ये ब्रिटिश शेर जो है का प्रतिशोध चल रहा है। हर तरीके से जो है नीचे दिखाने की कोशिश बच्चों हो रही है। आप इन बातों को समझेंगे, आप भारत का भविष्य है कि हो क्या रहा है। देख रहे हो आप, पूरा मजामा कर रखा है इन लोगों ने भारतीयों के साथ। अब बच्चों जो है तस्वीर देखेंगे ध्यान से, आप देखो किस तरीके से मतलब जो है सैनिक टुकड़ियां एक मैदान में लगी हुई हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर बिलोइंग फ्रॉम द गन्स। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड तोप से उड़ाते हुए। देख रहे हो बच्चों, इधर विद्रोही हैं देखो इस साइड में, और ये जो है तोप जो है लगी हुई है इनको उड़ाते हुए। इलस्ट्रेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। यहाँ मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन, पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार और सैनिक सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य दिखता है और विद्रोह के भयानक परिणामों और को महसूस करना है। अब जो है बच्चों एक फिगर है, देखो यहाँ भी जो है ये फिगर दिया गया है। भारतीय लगभग 12 सैनिक हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं। कितने हैं बच्चों ये? 4 ये, 4 ये और जो है 4 ये, 12 हो गए। तोप से जो है इनको उड़ाया जा रहा है। ये बाकी जो है चारों तरफ अंग्रेजी फौज के जवान लगे हुए हैं। इस फिगर में बच्चों क्या बात है, इसको हम पढ़ते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, पेशावर में विद्रोह का मृत्युदंड। इलस्ट्रेट लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857। मृत्युदंड के दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं और चारों तरफ तोपें तैनात है। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में के ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था। दहशत का प्रदर्शन, दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहानों पर बांधकर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया। इन सजाओं की तस्वीर आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नरम सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग्य
दया के लिए कोई जगह नहीं। जब ब्रिटिश प्रतिशोध के लिए शोर मच रहा हो तो ऐसे समय पूर्व समय पर नरम सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों पर प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। उसका जो है हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है। दोनों दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। देख रहे हो बच्चों, ये जो है केनिंग का मजाक उड़ रहा है। केनिंग बच्चों उस टाइम जो है भारत के जो है वायसराय हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल है। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव, 24 अक्टूबर 1857। नीचे की पट्टी, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही। फिर वे उस घिनौने बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करें। देख रहे हो बच्चों, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। फिल्मों और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई को छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की। ये हमारे यहाँ का जो है हमारे लोग झांसी की रानी का एक पोस्टर है और वे जो है एक उनकी बहादुरी को जो है मर्दाना के रूप में दिखाया गया है बच्चों इस पोस्टर में। ये भारतीय का के हिसाब से है पोस्टर। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। इसी शताब्दी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश के को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे में तलवार थामे अपने मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार एक हाथ पर तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिशोध का प्रतीक। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों की खरीद कर घरों में सजाते थे। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शकल की ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। अब बच्चों यहाँ पर चर्चा कीजिए। इस भाग में देखे प्रत्येक चित्र में विभिन्न तत्वों की जांच कीजिए और चर्चा कीजिए कि उनके जरिए आपको कलाकार की सोच को पहचानने में कैसे मदद मिलती है। अब बच्चों काल रेखा है ये। 1801 में क्या होता है, अवध में वेलजली द्वारा सहायक संधि लागू कर दी गई, यानी कि अवध अंग्रेजों के कब्जे में 1801 में। 1856 में बच्चों क्या होता है, नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों के को हो गया। 1856-57 अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू। देख रहे बच्चों, 1857
कि 10 मई को क्या हुआ है, मेरठ में सैनिक विद्रोह हो गया। 11-12 मई को दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह, बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 20 और 27 मई को अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह। मई जून सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह बदल जाता है। और 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर को हैवलॉक और ओट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। हैवलॉक और ओट्रम। और 1858 जून में युद्ध में रानी की झांसी की मृत्यु। जुलाई युद्ध में शाहमल की मृत्यु। ठीक है, शाहमल जो है बच्चों ये मेरठ बागपत इलाके से है। ठीक है, इन्होंने बहुत बहादुरी से जो है अंग्रेजों से युद्ध किया है। और झांसी की रानी जो है, ये झांसी में जो है इनका किला था, और वहाँ जो है ये कि एक राजा की जो है विधवा रानी थी ये। और इनका जो बच्चों हम बात करते हैं, जो पेशवा मराठाओं में जो पेशवा वंश है, ये उसी खानदान से ताल्लुक रखती थी। विद्रोहियों के चेहरे ये दिखाया गया है बच्चों। बच्चों जो क्वेश्चन आंसर है इनकी हमारी अलग से सीरीज चल रही है। आप हमारे जो है चैनल अमरीन पाठशाला में आप जाएंगे तो जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है उसको आप सर्च करके वो देख सकते हैं। फिलहाल ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। इसकी नेक्स्ट क्लास बच्चों हम कल करेंगे, चैप्टर नंबर 11 की। जिन बच्चों ने हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने जो सहपाठी हैं क्लास के उनसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।